नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आर्टिकल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे। यही सीरीज है। एक ही वीडियो में आपको दे सकते थे पूरा अनुच्छेद, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जिसके चलते 2-3 खंडों में विभाजित किए। तो चलिए 161 अनुच्छेद तक हो चुका है। आर्टिकल 163 से चलते हैं। 163 में क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। आप इसमें 89 जब घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा। तो यहाँ 89 वाला बात है कि जिस भी अगर केंद्र और राज्य में मैक्सिमम कंडीशन में केंद्र और राज्य में एक ही बात लिखा गया हो, यहाँ राज्यपाल और विधानसभा मुख्यमंत्री से संबंधित, वहाँ प्रधानमंत्री से संबंधित, तो आप 89 जोड़ के आप कर सकते हैं। 89 जोड़ेंगे तो राज्य में पहुँच जाएंगे और 89 घटा देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? केंद्र में पहुँच जाएंगे। तो वही बात है, तो मुख्यमंत्री परिषद हो सकती है। हालांकि संविधान में यह नहीं लिखा है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, बाध्य नहीं है। वहाँ पे 74 में क्या था? आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। केवल एक बार मंत्री परिषद का जो विधेयक होगा, मंत्री परिषद जो सलाह देगा, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य है। यहाँ पे यहाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल बाध्य नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में स्पष्ट है। अनुच्छेद 168 यहाँ क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, किंतु राज्य विधानसभा के अनुरोध पर संसद दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का गठन कर सकती है। तात्पर्य यह हुआ कि आप जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होता है, उसी प्रकार विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन क्या सभी राज्य में विधान परिषद? नहीं, कुछ ही राज्यों में। सर किस किस राज्य में? मैप पे बता देते हैं, मैप पे बता देते हैं बच्चों। मैप में क्या है भाई? यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। नीचे 4 राज्य में क्या पाया जाता है भाई? विधान परिषद। ऊपर में उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य, तो 6 राज्य, कुल 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनने के लिए विधेयक पास हो चुका है। आंध्र प्रदेश अपना हटाने वाला विधेयक, जम्मू कश्मीर का विघटन हो चुका है, विधान परिषद खत्म हो चुका है। तो इन सभी राज्यों में था, तो ये बात गठन कर सकती है। कैसे गठन होगा? अगर उस राज्य का, जिस राज्य में मान लीजिए झारखंड में अभी विधान परिषद नहीं है, और झारखंड वाला सोचे, झारखंड में जो भी मंत्री परिषद में होगा, झारखंड में ये अगर बोले कि यहाँ पे विधान परिषद होना चाहिए, तो झारखंड के विधानसभा के सदस्य अपने बहुमत का 2/3 यानी विशेष बहुमत से यह पारित कर दे कि हमको भी विधान परिषद चाहिए, तो वो विधेयक कहाँ चला जाएगा? फिर संसद में, फिर संसद पारित कर देगी, ठीक है भाई तुम ले लो, बना लो अपना विधान परिषद। संसद को भी कानून बनाना पड़ेगा, वही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 189, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की गणापूर्ति, यहाँ गणापूर्ति होना चाहिए, गणापूर्ति कुल सदस्य का कम से कम 10वां भाग होगा। भजाइए 89 घटाइए, हो गया सर 100। 100 में क्या लिखा था? 100 में लिखा है कि संसद की बैठक के लिए, सदन की बैठक के लिए गणापूर्ति होना चाहिए कुल सदस्य का 1/10वां भाग। उसी प्रकार राज्य में 189 जोड़ दीजिए, उसमें 89 जोड़ें, 189 पहुँच गए। तो 189 में क्या है कि अगर राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का बैठक होगा तो उसके लिए कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। ये नहीं कि आज विधानसभा का सत्र होने वाला है, अब 5 आदमी आया, 5 विधायक आया और सत्र शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। कितना? तो बिहार का मान लीजिए, बिहार में कितना विधानसभा सीट है सर? 243 है। तो 243 में कितना लोग पहुंचेगा जो सदन शुरू हो जाएगा? तो 10 से भाग दे दीजिए ना भाई, 10 से भाग दे दीजिए 24.3, यानी 25 सदस्य अगर विधानसभा का 25 विधायक पहुंच गया तो बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू। अलग अलग राज्य में अलग अलग विधानसभा सीट है, उसके आधार पे गणापूर्ति होगा।
समझ में आया बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद कितना हो गया? अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब मान लीजिए कोई विधेयक है, कहाँ पे? विधानमंडल में, विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों सदन पास कर दे तो राज्यपाल के पास जाएगा कानून बनने के लिए। राज्य सूची के विषय पे तो राज्य में ना जी, तो राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल उस विधेयक को क्या करेंगे? विधेयक पर अनुमति दे सकता है, दे सकता है, मन है तो दे सकता है, नहीं तो अनुमति रोक सकता है, रोक भी सकता है, कुछ नहीं बोलेगा, रोक भी सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि एक बार फिर से देख लो। अगर पुनर्विचार के बाद वो विधेयक पुनः राज्यपाल के पास जाएगा तो फिर विधेयक पर दस्तखत करने के लिए राज्यपाल बाध्य है। यहाँ लौटा सकता है, अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। हाँ, यहाँ पे अनुच्छेद 201 में लिखा है, यहाँ पे नहीं बात मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 201 में क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किसी भी विधेयक को राज्यपाल सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक विधानमंडल पास करके भेज दे राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल साहब बोलेंगे ये कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है, तो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। कौन? राज्यपाल। 201 में है। 214 क्या है भाई? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, जो उच्च न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय होगा। लेकिन क्या प्रत्येक राज्य के लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं प्रत्येक राज्य के लिए। 2 राज्य, या जैसे चंडीगढ़ पंजाब का एक ही है ना जी, हरियाणा का चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, या फिर कलकत्ता वाला देख लीजिएगा, कलकत्ता में कहाँ है? कलकत्ता का हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार का भी है। तो ये सब बात है। देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ चलिए, रिकॉर्ड तो हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। कहा कि अभी आपको बता दें कि 25 मिनट हम रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन कुछ कारण से वीडियो को इरेज करना पड़ा। वो वीडियो बहुत अच्छा बना था, लेकिन क्या कीजिएगा, अब उसको पुनः फिर से बना रहे हैं। अगर उसमें एडिट करते हैं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। सोचें कि भाई चलो खींच देते हैं, फिर से बना देते हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कितना था? अनुच्छेद 124। ये 2 को आगे किए, एक को बीच में लाए, ट्रिक याद करने के लिए। हाई कोर्ट के लिए वो एक बीच में चला जाएगा, 2 आगे चल जाएगा, 4 अपने जगह पे अस्थिर है, 4 अपनी जगह पे अस्थिर है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन क्या शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति दिलाएंगे? नहीं, आप नियुक्ति आपको कर दिया जाएगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर देंगे। अब वो क्या नाम है, न्यायाधीश साहब जाएंगे उस राज्य में, संबंधित राज्य में, जिस राज्य के लिए नियुक्त किया गया है, और वहाँ पे राज्यपाल के सम्मुख क्या कर लेंगे भाई? शपथ ग्रहण कर लेंगे। न्यायाधीश शपथ ग्रहण राज्यपाल के सम्मुख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? पंचायत के बारे में है। पंचायत के बारे में अनुच्छेद 243 है। अगर अनुच्छेद 243 के बारे में पूछा जाए किस भाग में है सर? अनुच्छेद 243, एक सेकेंड, किस भाग में है? भाग 9 में अनुच्छेद 243 है। तो भाग पंचायती राज कहाँ पे है? भाग 9 में। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 याद रख करिए। अनुच्छेद 40 में बोले थे ना कि राज्य में क्या, किसी भी राज्य में सरकार क्या करेगी? पंचायती राज्य की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 40। 243 में भी कानूनी रूप से है कि अनुच्छेद 243 में भाग 9 में है पंचायती राज का। इसके संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। 1992 में ये संशोधन, ये विधेयक पेश किया गया था। एक सेकेंड, 1992 में ये जो विधेयक है पेश किया गया था, लेकिन पास कब हुआ था? 93 में, अप्रैल 1993 में ये कानून बना था। समझे? 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची नहीं,
11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में तो दल बदल कानून है ना जी। तो 11वीं अनुसूची, यहाँ कुछ कुछ टाइप मिस्टेक होता है, मिस्टेक हो चुका है, समझे। तो पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया, पंचायत के लिए 29 विषय। और फिर 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1994 में, और नगर निगम, नगर पंचायत के बारे में बताया गया, और इसके लिए 18 विषय को रखा गया। तो 29 विषय, 18 विषय याद रखिएगा। 29 विषय पंचायत के लिए, 18 विषय नगर पंचायत, नगर पालिका के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 का कहता है केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी किसे कहते हैं? कानून को। तो कानून का जो शक्ति, कानून जो बनेगा, इसके लिए बंटवारा अनुसूची 7, अनुसूची 7 याद रखिए। अनुसूची 7 के तहत 3 बात कहा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद आ रहा है? तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, वहाँ पे कुछ विषय जो होगा, कुछ ऐसा विषय होगा जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे विषय होंगे जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी होगा, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। तो वही बोला कि यहाँ पे अनुच्छेद 246 में भी कह दिया कि केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा 246 में। अनुच्छेद 248, अवशिष्ट सूची के विषय पर सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं सर? तो ऐसे सूची जो आपातकाल लागू हो जाए। मान लीजिए जब संविधान बना था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था जी? नहीं था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बाद में आया, या कंप्यूटर, मोबाइल, इतना इतना हाईटेक मैटर आ रहा है। तो ये सब जो नया नया बिल आ रहा है, इसके लिए कानून क्या राज्य बनाएगी? नहीं, ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। जो नया मैटर, जैसे कोविड, जब संविधान लागू हुआ था उस समय किसी संविधान निर्माताओं को यह पता होगा कि भविष्य में कोविड आएगा जिसका इलाज नहीं रहेगा? तो ऐसा बात नहीं है ना था जी। उस समय कोविड का कोई बात नहीं था। तो ऐसे, लेकिन संविधान निर्माता लोग थोड़ा छोटा दिमाग वाला थोड़ी था, उनको पता था कि कोई नया विषय आएगा भविष्य में जिसे अवशिष्ट सूची कहा जाएगा, और जिस पे कानून बनाने का सिर्फ जो अधिकार होगा, सिर्फ किसके पास होगा? किसके पास होगा? सिर्फ संसद के पास होगा। वही बात अनुच्छेद 248 में लिखा गया है। अनुच्छेद 250 है, 249 भी इम्पोर्टेंट है। 249 याद आ गया, बोल देते हैं। 249 में क्या है? 249 में है, अगर राज्यसभा क्या है भाई, एक सेकेंड, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अगर राज्यसभा, राज्यसभा कौन है भाई? आप यहाँ देखेंगे, संसद 3 अंग से बनता है। लोकसभा, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यही ना जी, राज्यसभा। लेकिन संसद कितने लोग से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ना जी, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलके 3 अंग, संसद के 3 अंग, लेकिन सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा, सदन और अंग दोनों में अंतर है। समझिएगा इतना बारीकी को, तब एक एक प्रश्न आपसे बनेगा। तो यहाँ राज्यसभा जो है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा में है कि 249 में बात लिखा गया है कि अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर अपने बैठक बहुमत के विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पे कानून संसद बनाएगी, तो वो कानून कहाँ बनने लगेगा? संसद में बनने लगेगा। कहाँ बनने लगेगा? संसद में। मान लीजिए व्यवहारिक बता देते हैं। व्यवहारिक जो राज्य पुलिस है, राज्य पुलिस, तो राज्य पुलिस किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य पुलिस आता है। लेकिन ये विषय पे कानून राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन इस विषय पर राज्यसभा
अपने कुल बहुमत का 2/3 यानी विशेष बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य पुलिस के बारे में अब संसद कानून बनाएगी, तो संसद कानून बनाने लगेगी। बस इतना सा बात था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 250 क्या कहता है सर? संवैधानिक आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संवैधानिक आपातकाल लगेगा 352, अनुच्छेद 352, याद रखिए इंदिरा गांधी लगाई थी 352, तो वही अनुच्छेद 352 जब लागू होगा तो संविधान, जो राज्य सरकार निरसित अवस्था में चला जाएगा, प्राणहीन अवस्था में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में अब क्या करेंगे? उस कंडीशन में 250 में लिखा गया है कि जब राज्य आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल यानी संवैधानिक आपातकाल लगेगा, उस कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 252, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों को लागू करने के लिए राज्य, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं संधियों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। आप समझिए, नदी जो है, नदी रिवर, नदी किसके अंतर्गत आता है सर? राज्य सूची के विषय में नदी आएगा। लेकिन आप सोचिए, बिहार की नदी कोसी, गंडक, ये सब नदी जब देखेंगे तो ये सब नदी सर नेपाल से बहते हुए आती है। तो ये नदी तो अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गया भाई, अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गया ना। तो अब क्या बिहार सरकार और नेपाल सरकार में वार्तालाप होगा? नहीं सर। किसके किसके बीच? तब वो बिहार का मैटर नहीं रह जाएगा, वो भारत सरकार का मैटर हो जाएगा। तब भारत और नेपाल के बीच बात होगा। तो अब यही बात है, लेकिन विवाद क्या है? नदी राज्य सूची का विषय है। तो वही बात है कि 252 में है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर होगा और अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को अगर लागू करना हो तो राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बनाएगी? भारतीय संसद। भारतीय संसद। अनुच्छेद 262, यहाँ पे क्या लिखा गया है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। नहीं समझे सर? समझा दीजिए। समझा देते हैं बाबू तुरंत। अंतर्राज्यीय, पहले समझिए, एक नदी जब बहती है, कोई नदी बहती है, क्या एक ही राज्य में बहती है? नहीं, 2-3 राज्य में बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बहती आती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश। तो इतने जगह से बहते हुए जाती है। तो क्या नदी पे एक ही राज्य का क्या होगा? नदी पे अधिकार होगा? नहीं, सभी का बराबर अधिकार होगा, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आएगी तो सभी को भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर विषम परिस्थिति में यहाँ साथ थे, तो अगर लाभ लेने की बारी आएगी तो लाभ भी तो लेंगे। तो वही बात है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? उत्तर भारत के मैदान में तो यह नहीं होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी जो मौसमी नदी है, प्रायद्वीपीय पठार है, पठार में क्या होता है? पानी की कमी पाई जाती है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब नदी सूख जाती है। तो वहाँ पे पानी का किल्लत भी है। चापाकल नहीं गाड़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा सब सिस्टम नहीं है। गाड़ते भी बहुत खर्च आता है, क्योंकि पठारीय है, भूमि पठारीय है। यहाँ हमारा जो भूमि है, उत्तर भारत का मैदान मिट्टी से बना है, खादर और बांगर मिट्टी से, गंगा के निक्षेप से बना है। लेकिन यहाँ पे तो चापाकल भी गाड़ सकते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय मैदान में नहीं गाड़ सकते हैं, वो पठार है। तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई? वहाँ पे नदी जल पे निर्भर होता है लोग। आप देखेंगे साउथ मूवी में नदी जाता, कोई भी कंडीशन में नदी से लोग पानी लेने जा रहा है, या नदी में पानी पीने के लिए भी नदी, बहुत सारे नदी को दिखाया जाता है साउथ मूवी में, लेकिन उत्तर भारत के नदी में नहीं दिखाया जाता है, उत्तर भारत की मूवी में। तो वही बात है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अगर कोई 2 राज्य के बीच नदी का जल विवाद हो तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। संसदीय कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, और इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर 2 राज्य के बीच नदी जल विवाद है तो उसका निपटारा सिर्फ कौन करेगी भाई? संसद करेगी कानून बना के। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। तो नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं, कहाँ पे?
संसद कानून बनाएगी। कहाँ पे? संसद में। तो वही बात है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। केंद्र और राज्य के बीच, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य। केंद्र का और राज्य के बीच केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकार यानी बिहार सरकार को ले लीजिए, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ये सब सरकार राज्य सरकार है। तो ये दोनों के बीच मतभेद तो हो सकता है ना, देखेंगे। अब मान लीजिए बिहार में तो एनडीए गठबंधन है, केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, लेकिन जिस राज्य में केंद्र सरकार कोई और राज्य सरकार में कोई और पार्टी की सरकार, तो इसके बीच में अब क्या होगा? बॉन्डिंग उस आधार पे नहीं बनेगा, क्योंकि मानसिकता अलग हो चुका है, क्योंकि सभी पार्टी का विचारधारा अलग होता है। तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 263 में कहा गया है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। सब राज्य को मिला के, कुछ राज्य को मिला के एक एक अंतर्राज्य, उसका प्रधानमंत्री होता है। ये सब बात है राष्ट्रपति करती है। अनुच्छेद 266 क्या है? भारत की संचित निधि तथा भारत को लोक लेखा, राज्य की संचित निधि तथा राज्य का लोक लेखा। यहाँ पे क्या है? संचित निधि के बारे में है अनुच्छेद 266 और 67। तो भारत की संचित निधि, और भारत की संचित निधि क्या होता है? जहाँ पे रुपया पैसा रखा जाता है। संचित निधि मतलब ये समझ लीजिए कि संसद होगा, संसद के नीचे कोई तहखाना होगा, वहाँ पे बोरा का बोरा पैसा भरा होगा, ऐसा नहीं बात है। मतलब ये हुआ कि अकाउंट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बैंकों में अकाउंट होता है, वहाँ पे पैसा होता है, समझे। तो वही बात है, भारत का संचित निधि जितना भी कर जाएगा उसी संचित निधि में रखा जाता है। तो अनुच्छेद 266 बहुत VVI है, भारत के संचित निधि के बारे में है, और लोक लेखा जोखा वहीं पे रखा जाएगा। राज्य की संचित निधि और लेखा जोखा अनुच्छेद 266 में। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है। क्या है भाई? भारत की आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि कैसे कहते हैं सर? संचित निधि से कुछ पैसा, जैसे आप थोड़ा सा बात समझ लीजिए, आपके घर में भी मान लीजिए आप कोई कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा आप खर्च करने के लिए एक बक्सा में रख दिए, और कुछ पैसा कि कभी बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उसे आकस्मिक निधि में रख दिए दूसरे बक्सा में। इसको तब्बे खोलेंगे, यानी गुल्लक में रख दिए। तो इसको कब खोलना है भाई? जब बीमार पड़ेंगे उस समय। तो ये आकस्मिक निधि हो गया। और संचित निधि कहाँ होगा? जहाँ पे रुपया पैसा कमा के रखेंगे और खर्च करेंगे। जैसे राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से। तो वही बात है संचित निधि। संचित निधि हो गया। आकस्मिक निधि जहाँ पे कुछ कंडीशन में पैसा रखा जाएगा। अनुच्छेद 280 है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 बहुत VVI है। VVI में क्यों है सर? प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। अभी वित्त आयोग का कौन है भाई? NK सिंह ना है? NK सिंह ही है, देख लीजिएगा। 20 से उसका कार्यकाल शुरू हो चुका है, 20 से 25 तक चलेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 301, तीसरा सेंचुरी लग चुका। अनुच्छेद 301, समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र और निर्बाध रूप से होगा। कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार वाणिज्य कर सकता है तो भारत के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से आप कर सकते हैं, फुल छूट है। अनुच्छेद 309, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यानी UPSC और BPSC, बिहार के लिए BPSC, राज्य लोग UPPCS, उत्तर प्रदेश वाले के लिए UPPCS हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वाले के लिए छत्तीसगढ़ PCS होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 309 में है। अनुच्छेद 312 बहुत VVI, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत जब भी बोले मास्टर 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, कुल सदस्य का 2 भाग अगर पारित करेगा तभी विशेष बहुमत होगा। तो राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है या
विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का समाप्त कर सकती है। कोई विधि बनाकर 2/3 बहुमत से, एक सेकेंड खीड़ा आ जाता है, 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कौन? राज्यसभा। कौन कर सकती है? राज्यसभा। राज्यसभा। यहाँ पे लोकसभा को अधिकार नहीं है। अगर 312 अगर कोई नया अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो कहाँ पे बिल आएगा? राज्यसभा में, और बिल पास हो जाएगा। विधेयक पास करके लोकसभा अगर भेजा जाए तो लोकसभा में कोनो अधिकार न है, जैसे धन विधेयक में बताए थे, धन विधेयक में नहीं बताए थे, धन विधेयक के मैटर पे सिर्फ लोकसभा को अधिकार है। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में सिर्फ अखिल राज्यसभा को अधिकार है। अगर लोकसभा पास नहीं करती 14 दिन में पास समझा जाएगा। वही बात है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन कर सकती है या विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। वर्तमान में 3 चुनाव आयोग, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है हमारा। आप निर्वाचन आयोग मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। सबसे टॉप जो व्यू गया है इसी का गया है, लगभग 5000 व्यू पहुंचने वाला है, 5 या 6000 व्यू पहुंच चुका है। निर्वाचन आयोग पे बनाए थे, आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 325 में क्या है? किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल करने हेतु वंचित नहीं किया जा सकता है। ये नहीं, आप निर्वाचन, किसी भी व्यक्ति को आप निर्वाचन सूची में शामिल कीजिए, मतलब मतदाता सूची में शामिल कीजिए, वोटर आई कार्ड दीजिए, वोट दिलवाइए। किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। उसे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम भाई तमिल बोलते हो तुम वोट नहीं देगा, तुम गरीब हो वोट नहीं देगा, तुम धर्म में छोटा धर्म के हो, नहीं होगा ऐसा बात, तुम छोटा जाति से हो तुम वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल करने हेतु वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 326 क्या है भाई? अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। लोकसभा या विधानसभा का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, तो कैसा होगा? वयस्क मताधिकार। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क कितना बार? गांधी जी, राजीव गांधी 18 वर्ष कर दिया ना जी, 18 वर्ष राजीव गांधी कर दिए, 18 वर्ष कर दिए। 61वां संविधान संशोधन ना जी, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर वयस्क की उम्र कितना कर दिया? 18 वर्ष। अब कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने के लिए योग्य माना जाएगा। ये नहीं कि 18 साल का हुए अब वोट देने के लिए चले गए, नहीं, मतदाता सूची में आपका नाम भी होना चाहिए। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने निकटतम लोग से मिलिए और मतदाता सूची में शामिल करवाइए अपने आप को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 SC ST के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन है, आरक्षण दिया गया है। 330 में SC ST को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। SC ST को महिला के लिए भी विधेयक पेश कर दिया गया है बहुत पहले, लेकिन महिला के लिए विधेयक पारित नहीं हो पाया है आज तक। ये दुर्दशा है। भले सब सरकार बोल ले, भले सभी सरकार हवाबाजी कर ले, हम महिला के लिए ये कर रहे हैं, महिला के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा या किसी भी विधानसभा में महिला को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन मैक्सिमम विधानसभा में भी ये बिल पेश कर दिया गया है कि महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और लोकसभा में भी ये पेश हो चुका है, लेकिन बात दबा का दबा है, सब हवाबाजी है। अनुच्छेद 338 क्या है? अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित 338A में एक्चुअली है, 338A में क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, यानी SC आयोग। 338B 338B में क्या है सर? तो ST आयोग है।
क्या है, शेड्यूल ट्राइब का आयोग है। 338 सी में क्या है सर, 338 सी में है ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 338 सी पिछड़ा वर्ग आयोग, 338 बी अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 ई अनुसूचित ए, 338 ए अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग। याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 चलते हैं, हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343, दोनों तरफ 3 बीच में 4, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिंदी संघ की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं कोई जिक्र है, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यह भारत का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि कौन होगी, देवनागरी होगी, तथा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप किसे कहते हैं सर, 1 2 3 जो अंक लिखते हैं हम लोग, 4 5 6 जो सभी देश में प्रचलन है। सुभाष चंद्र बोस एक बात बोले थे, सुभाष चंद्र बोस बोले थे 1938 में, 1938 जब हरिपुरा, हाँ फैजपुर हरिपुरा में जब 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, तो उस समय बोले थे रोमन लिपि को लिया जाएगा। रोमन लिपि होता है ना जी, अंक के लिए रोमन लिपि लेंगे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 343 में क्या बोल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय रूप लेंगे। तो ये बात भी पूछा गया है एग्जाम में, आपको बता दिए, हमको याद आ गया। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 बीबीआई, अनुच्छेद 352 बीबीआई क्या है, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। किस आधार पे सर, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, बाहरी आक्रमण हो जाएगा। मान लीजिए पाकिस्तान, चीन, भूटान कोई आक्रमण कर दे, श्रीलंका, तो दूसरा देश न करेगा जी। तो आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है और इंदिरा गांधी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी 352 का दुरुपयोग करने के लिए। इसलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में बनेगा, 1978 में देखिए 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनेंगे, 44वां संविधान संशोधन आएगा। इसमें आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पे होगा। जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया उस समय आंतरिक अशांति के चलते, आंतरिक गड़बड़ी के लिए इंदिरा गांधी लगा दी थी आपातकाल। तो इसी को कि और कोई प्रधानमंत्री आके इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब, 44वां संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पार्टी कौन, जनता पार्टी की सरकार। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो संसद द्वारा 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से घोषणा करा के ही समर्थन करने की आवश्यकता है। अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो आप संसद में 1 महीने के अंदर आप क्या कीजिए, पास करवाइए। कैसा पास सर, विशेष बहुमत से पास करवाइए। वो 50% + 1 साधारण विधेयक नहीं, विशेष बहुमत से पास करवा के ही ये सशस्त्र विद्रोह, ये क्या बोलते हैं, आप राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति को खुद महसूस हो, राष्ट्रपति को स्वयं महसूस हो जाए, या राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार अगर राष्ट्रपति को खुद लग जाए कि राज्य में क्या है, राज्य में क्या हो रहा है भाई, संवैधानिक पालने हो रहा है, संविधान का पालन राज्य सरकार कर ही नहीं रहा है, अगर राष्ट्रपति को लग जाए, या फिर राज्यपाल यह कह दे कि राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से यह लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र जो है
जिस प्रकार तंत्र बना है, संविधान में जो बात लिखा गया है उसी के अनुसार ना देश चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा लग जाए कि राज्य में, किसी भी राज्य में ये नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जो आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद पूछता है इनमें से किस अनुच्छेद, एग्जाम पूछता है एग्जाम में कि इनमें से किस अनुच्छेद का उपयोग आज तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 365, केंद्र का क्या है? केंद्र का दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि ये जो संविधान में जितना भी उपबंध है इसी के आधार पर राज्य का संचालन हो। सामान्य सा बात है। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन विशेष बहुमत से। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। संविधान का क्या हो? संशोधन हो। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करवा सकते हैं। किसी भी भाग में, प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है अनुच्छेद 368 के तहत ही। तो संविधान संशोधन कैसे होगा भाई? विशेष बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य की अनुमति लेने के लिए भी राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगर विशेष बहुमत हो जाएगा तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो विशेष बहुमत से पारित होगा। ये सब बात है। नेक्स्ट है, चलिए ख़त्म हो गया। जितना भी इम्पोर्टेंट था 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। तो आप सारा देखिए और चैनल से जुड़िए, लोग को शेयर कीजिए, दोस्त को इस चैनल से जोड़िए और अपने तैयारी में मेरा भी योगदान कुछ लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेके। आपको बता दें अब लेंगे महत्वपूर्ण संशोधन। अनुच्छेद को खत्म कर दिए, संशोधन लेंगे। संविधान में आज तक जितना भी संशोधन हुआ है उसमें से जो संशोधन इम्पोर्टेंट है सारे संशोधन को 3-4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा। मिलते हैं। बाय बाय। सबको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।